जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और मुझे अभी चैट बॉक्स पे पता लगा कि बुक आप लोगों के पास मौजूद है। मैं एक दफ़ा एज ए रिफ्रेशर भेज दूंगा आप लोगों का, अगर किसी के पास मौजूद नहीं है तो आज बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग एलिमिनेशन, क्लियरेंस एंड रीनल क्लियरेंस को। कल की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था बायोफार्मास्यूटिक्स का। बुक इस वक्त हम सबको विजिबल है और स्टार्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें लफ्ज बलफ्ज हमें पढ़ना होगा ताकि हम किसी भी एम्बिग्यूटी से दूर रहें। याद रहे, जब भी आप किसी टॉपिक को समझ रहे होते हैं तो किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है हम बुक की तरफ चले जाए। एक्सपीरियंस भरपूर हम उसको वैल्यू करेंगे, लेकिन किताब जब कोई साइंटिस्ट लिख रहा होता है तो वो अपनी पूरी लाइफ उस पर लगा चुका होता है। तो मेरा ये हमेशा से आप लोगों से गुजारिश भी रही है कि साइंस को हम वैल्यू कर रहे होंगे, रेफरेंसेस को हम वैल्यू कर रहे होंगे और बुक्स को हम वैल्यू कर रहे होंगे। तो जो भी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं वो किताब से करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटे विद द टॉपिक ड्रग एलिमिनेशन। व्हाट इज ड्रग एलिमिनेशन? हम कहते हैं ड्रग्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय वेरियस एलिमिनेशन प्रोसेसेस। बॉडी से ड्रग का बाहर निकलना मुख्तलिफ तरीकों से होता है। What is drug elimination? Basically हम कहते हैं सर drug elimination refers to the irreversible removal of drug from the body by all routes of elimination. जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल वैसे ही बेटे हमारे पास होता है रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। यानी अगर दवा आ सकती है तो दवा जा भी सकती है, अगर वो एंटर हो रही है स्किन से तो वो लीव भी कर सकती है स्किन से। और ये कैसा रिमूवल है सर? इट इज अ इरिवर्सिबल रिमूवल, यानी अब ये दोबारा आपकी बॉडी में एंटर नहीं की जा सकती या नहीं हो सकती। The declining plasma drug concentration observed after systemic drug absorption shows that the drug is being eliminated from the body, but does not necessarily differentiate between the distribution and elimination, and does not indicate with which elimination process are involved. इस लाइन को मैं ग्राफ बना के आपको समझाने की अगर कोशिश करूं तो लेट सपोज यहां पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये आपके पास ड्रग कंसेंट्रेशन है, आपने बॉडी में ड्रग दी, पहले ड्रग की कंसेंट्रेशन 0 थी, फिर ड्रग की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई, फिर एक वक्त आया आपके पास पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन आ गई। पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन का मतलब था आपके पास मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एक स्टेडी स्टेट आई आपके पास। उसके बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। अब जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है तो ये दो चीजें, ये जो पॉइंट है ये आपको दो चीजें शो कर रहा है। पहला पॉइंट, ड्रग में बी एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गई, आपके प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। नंबर 2, ड्रग में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट सपोज मैं अगर अपनी बात करता हूं, मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, एक स्टूडेंट ने देखा सर ऑफिस में मौजूद है, इसके बाद मुझे कॉरिडोर से जाते हुए देखा। तो अब आप दो परसेप्शन ले सकते हैं, या तो सर लैब में जा रहे हैं या फिर घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब एलिमिनेट हो रहे हैं, लैब में जा रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जब तक आप ये होता हुआ देख नहीं लेते तब तक आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि होने क्या वाला है। ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर है? हम चैट पर बड़े एक्टिव रहेंगे बिकॉज जूम पर हम क्लास ले इसलिए ले रहे हैं कि आप लोगों के क्वेरीज देन एंड देयर हम सॉल्व कर लें। सो एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? ठीक, दैट्स गुड। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, the drug elimination is usually divided into two major components, that is excretion and biotransformation. Drug excretion is the removal of the intact drug. Drug जो अब आपके प्लाज्मा में ओपन हुई थी वो अब आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। Non-volatile and polar drugs are excreted mainly by renal excretion, a process in which the drug pass through the kidney to the bladder and ultimately into the urine. अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये जानने जा रहे हैं कि सर कौन सी ड्रग्स रीनल पाथवे से बाहर जाने वाली हैं, कौन सी ड्रग्स हेपेटिक से बाहर जाने वाली है। द ड्रग्स विच आर नॉन वॉलेटाइल एंड पोलर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा? जो एवापोरेट नहीं होती हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी आपकी जब वो ब्लड स्ट्रीम से गुजर रही होगी तो वो एवापोरेट नहीं हो सकती, वो स्टक ऑन रहेगी वहां पर। पोलर ड्रग से क्या मुराद है? जिनमें दो पोल्स मौजूद हैं। बहुत आसान तरीका होता है पोलर ड्रग मालूम करने का, जिसमें दो अलग अलग नेचर के कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है। मोस्टली हाइड्रोजन अपना रोल प्ले कर रहा होता है बीइंग पार्शियल पॉजिटिव, और आपकी जो कंपाउंड होता है उसे हम पोलर ड्रग कह देते हैं। इफ दिस इज सो, ये ड्रग कहां से जाने वाली है? ड्रग आपके रीनल पाथवे से एक्सक्रीट होने वाली है।
यानी अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें रीनल पाथवे हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोबारा आएगी। फोर्थ ईयर में आ गए, इसका मतलब ये हम समझते हैं कि पीछे हम बहुत स्ट्रांग बेस बनाकर आगे आए हुए हैं और उस स्ट्रांग बेस की बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या पाथवे होता है सर? ब्लड जाता है किडनी में, किडनी से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिन और यूरिन से बाहर, तो एक एलिमिनेशन रेट आपके पास ये बन जाता है। अदर पाथवे ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन में इंक्लूड द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इनटू बाइल। हम बाइल की तरफ भी मूव कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई टॉक्सिक ड्रग है और वो लिवर से होती भी जा रही है तो वो बाइल तक पहुंच सकती है। स्वेट, पसीने में भी ड्रग एलिमिनेट हो रही होती है। सलाइवा, मिल्क, दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द medicines are contraindicated to a pregnant lady or a lactating lady, because अगर वो उसकी बॉडी में है तो उसकी एक्सक्रीशन उसके मिल्क में हो सकती है। वो मिल्क अगर वो अपने बेबी को दे रही होगी तो वो उससे डेंजरस होगा। इफ यू आस्क फॉर द लिमिट्स, हमारे पास अक्सर दवाओं में लिमिट्स ही नहीं होती। इफ आई टॉक अबाउट ऑगमेंटिन, पेनिसिलिन ग्रुप, इसकी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर प्रोफाइलेक्टिक शॉक्स, तो मैं एग्जांपल शायद पहले भी बता चुका आपको। आई रिपीट द एग्जांपल कि एक लेडी इस्तेमाल कर रही थी, ऑगमेंटिन टैबलेट खाती थी, उसके बाद उन्होंने अपने बेबी को किस किया था लिप्स पर और उसके बाद उनके बेबी को प्रोफाइलेक्टिक शॉक्स हुए थे। नाउ जस्ट इमेजिन, टैबलेट रखी जबान पर थी, टैबलेट थी 675 मिलीग्राम्स की, पानी पी लिया है उन्होंने, तो 675 मिलीग्राम में से कोई उसका 1000वां हिस्सा उनके लिप्स पर लगा होगा, फिर उसका 1 करोड़वां हिस्सा उस बच्चे तक पहुंचा होगा, उसने भी प्रोफाइलेक्टिक शॉक्स दे दिए। सो वेरी डेंजरस। आप जब एक हॉस्पिटल फार्मेसी में होते हैं और आपको ड्रग देनी होती है तो आपको ये पता हो कि कौन कौन सी दवाएं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लैक्टेशन में। और अदर बॉडी फ्लूइड, अदर बॉडी फ्लूइड्स में हम स्प्यूटम ले सकते हैं। बुक बेटे स्टिल शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन पर, या मेरे पास थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आप सब बेटे सेम टेक्स्ट देख पा रहे हैं अगेन? ओके ओके ओके, यहां से मेरे एंड पर डिस्टॉर्शन था। तो अदर बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे थे हम। अदर बॉडी फ्लूइड्स क्या है भाई हमारे पास? अदर बॉडी फ्लूइड में स्प्यूटम है, फ्लू है, कुछ जेनेटल एक्सक्रीशन है, ये सब हो सकता है। नाउ द वॉलेटाइल ड्रग्स, gaseous anesthetics, alcohol drugs with high volatility are excreted via lungs into the expired air. आपने नोट किया है कि कुछ पेशेंट्स को हम बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, आईसीयू में रख रहे हैं हम उन्हें, क्यों रख रहे हैं? बिकॉज जब वो ड्रग इनहेल करता है या ड्रग इनटेक करता है, अब वो अपनी लंग्स के थ्रू भी एक्सेल आउट कर रहा है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने जहन में दोबारा लेकर आओ। तो क्या लेकर आओगे अपने जहन में आप? अगर आप अपने जहन में रेस्पिरेटरी सिस्टम लेकर आओगे, आप लेकर आओगे कि सर ड्रग एंटर हुई इंटरनल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर बीच में नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलाई। एल्वुलाई कितनी खूबसूरती से डिजाइन हुआ है कि इससे गुजर सिर्फ ऑक्सीजन सकता, बाकी गैस नहीं सकती हैं, लेकिन वापसी में ये उल्टा परमेबल हो जाता। तो ये जितनी भी खतरनाक चीजें हैं वो नोज में से निकलना स्टार्ट होती हैं, ड्रॉपलेट्स बनाना स्टार्ट करती हैं, आपके लिए वो डेंजरस हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन? Biotransformation or drug metabolism is the process by which the drug is chemically converted into the body into the metabolite. मैं 5 किलो चावल खरीद कर लाया और मैंने आपसे कहा कि वो चावल के साथ 2 काम हो सकते हैं, या तो फेंक दूं या उसकी बिरयानी बना दूं। तो जो मैंने फेंक दिया वो मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, और जो मैंने बिरयानी बना दी मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। चावल से बिरयानी बना दी, आटे से रोटी बना दी, कैरी से अचार बना दिया, मैंने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नई चीज बना दी, तो वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ सामने आएगी। हम इस बात को भी जानते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो बगैर एंजाइम के ये काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज एस्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर जब हाइड्रोलाइज करता है तो हमारे पास अल्कोहल और एसिडिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। The drug elimination in the body involve many complex rate processes. Although organ system has specific functions, the elimination process may vary in each organ. अच्छा, हम अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम उस तरीके से नहीं पढ़ सके जिस तरह हमें डिस्कस करना था। तो जहां जहां मुझे जरूरत होगी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैक भी ले जाया करूंगा और पुरानी चीजों पर भी हम एक नजर दौड़ाएंगे।
The term clearance describes the process. The term clearance describes the process of drug elimination from the body or from a single organ without identifying the individual process involved. या तो बॉडी से निकल जाए या ऑर्गन से भी निकल जाए, जो क्लियरेंस है. एक जगह से निकल गई, जिस जगह पे काम करना था वहां काम नहीं किया, तो हमने कहा कि अब वो ड्रग यहां से क्लियर हो चुकी है, ड्रग नेक्स्ट पाथवे पर जा चुकी है. Clearance may be defined as the volume of fluid removed of the drug from the body per unit time. कितने कितने वक्त में कोई ड्रग आपकी बॉडी से एंटर हो रही है, आप उसे क्लियरेंस कहेंगे. और दवा का क्लियरेंस रेट जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है. कभी कभी दवा अगर ज्यादा वक्त के लिए आपकी बॉडी में रहेगी तब वो डेंजरस हो सकती है. यूनिट्स हम याद कर लेते हैं. द यूनिट्स आर ml per minutes. यूजुअली जब आप कोई रिपोर्ट देख रहे होते हैं, अब आप उस स्टेज पर आ गए हो कि लैब रिपोर्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दो. लैब रिपोर्ट्स में यूनिट्स लिखे हुए होते हैं. लैब रिपोर्ट पढ़ना निहायत ही आसान काम है, क्योंकि साथ में रेंजेस भी दी होती हैं. असल काम होता है उसको इंटरप्रेट करना. क्लियरेंस ज्यादा आ रही है, क्लियरेंस कम आ रही है, क्लियरेंस कितनी आनी चाहिए थी, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लियरेंस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट क्लिनिकली देन अ हाफ लाइफ फॉर अ सेवरल रीजन. व्हाट इज अ हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग? चैट बॉक्स में लिखेंगे हाफ लाइफ क्या होती है. हाफ लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं इसको, ड्रग का क्लियर होने को. सो व्हाट वुड बी द रीजन? हाफ लाइफ क्या होती है बेटे? शाबाश, वेरी गुड. चैट्स पर मैं देख रहा हूं. द टाइम टेकिंग टू बी एग्जैक्टली द हाफ इज नेम्ड एज हाफ लाइफ. और अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लियरेंस क्या होती है, तो दवा का बाहर निकलना. नब जरा मेरे सवाल पर गौर कीजिएगा. एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ है 3 आवर्स और उसकी एलिमिनेशन है 2 आवर्स. व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस. ड्रग की हाफ लाइफ 3 घंटे, क्लियरेंस 2 घंटे. केस समझ में आया? इस दवा को ना मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो मैं ऐसी दवा को पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहूंगा कि उसको वो आता है कि मैच जिताएगा, 4 बॉल बाद वो आउट हो जाता. तो वो जितनी उसकी हाफ लाइफ थी उससे जल्दी वो वापस चला गया. तो वो आता है तो बड़ी खुशी होती है कि अब तो मैच हम जीत जाएंगे, वो आते ही चला जाता. तो ऐसी ड्रग हमारे पास आफरीदी ड्रग है जो आई है और काम भी नहीं कर रही है. ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है ऐसी ड्रग्स के साथ कोप करना कि आप क्लियरेंस, जब क्लियरेंस जल्दी हो रही है तो क्या होगा, मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होगा. तो दवा आते ही चली गई है, तो दैट्स अ बिग इशू. ठीक है, ये वाली बात थोड़ी सी हमें समझ में आई. ओके, गुड गुड, शाबाश, वेरी गुड. Now, first and foremost, clearance directly related to systemic exposure of drug, that is area under curve, making it most useful pharmacokinetic parameter clinically, as it will be used to calculate the dose to administer in order to reach the therapeutic goal. अगर आपको पता नहीं होगा कि सर कितना हमारे पास थेरापेटिक डोज देना है, तो आप वो दे ही नहीं सकते. अगर क्लियरेंस फास्ट हो रही है तो डोज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. While the terminal half-life gives information only on the terminal phase of the drug disposition. दवा आधी हो गई है तब बताती है जी मैं आधी हो गई हूं, उससे पहले वो नहीं बताती है मैम. Now let's take an example. First order elimination process consider that a certain portion or fraction of the distribution volume is cleared of drug over a given time period. अब first order का मतलब क्या है? What is mean by first order kinetics? एक एक लफ्ज जो है वो पूरा पूरा 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन रखता है अगर हम उसका मतलब समझने बैठे तो. व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? सो द कंप्लीट प्रोसेस इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग. जो कुछ भी ड्रग है सब कुछ ड्रग पर काम हो रहा है. तो ड्रग का एलिमिनेशन आप जान रहे हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जान रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पिछले सेमेस्टर से हमारे जहन में थोड़ा सा बैठा हुआ है और हमें थोड़ा सा वो याद है. यहां पर वो जो आपको सी चैप्टर नंबर 3 कह रहा है वो चैप्टर नंबर 3 वहां पर आपके पास है. नाउ
we are moving forward to the anatomy and physiology of kidney. हम जरा किडनी की anatomy और physiology पर अब आते हैं कि how a drug is eliminated or used to be eliminated from the kidney. इधर आते हैं अब हम, और एक मिनट सिर्फ दे दें, मैं इसकी अलाइनमेंट इतनी कर दूं कि आप लोग देख सकें. So here we can see a pair of kidney. किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेड्यूला. एक किडनी का, अच्छा आप यहां पर एक चीज इस डायग्राम को देखकर किडनी की लोकेशन पर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? किसी को पता है ऐसा क्यों है, किडनी ऐसे क्यों लोकेट हुई हुई है, एक ऊपर एक नीचे क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज बिकॉज ऑफ लेबर. गुड. तो ये अब क्या हो रहा है जी, सारा काम इसके अंदर हो रहा है सर. दिस किडनी इज अ रियल बॉम्ब. एक्चुअली किडनी, आपने देखा लोगों की किडनी फेल होती है तो द गेम इज ओवर. देन बीच में आप लोगों ने सुना था एक लहर आई थी हीट स्ट्रोक की, 10-10 15-15 मिनट में लोग मर रहे थे. तो क्या हो रहा था उनकी बॉडी में, क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा था? सर उनकी किडनी शट डाउन होना स्टार्ट हो रही थी. और जिधर किडनी शट डाउन हो गई, किडनी इज द एलिमिनेशन सेंटर फॉर most toxic substances. Kidney is the elimination center for the excretory product. Kidney is the elimination center for your drugs. Kidney is the elimination center for your ions. Kidney is the elimination center for salts. Kidney is the elimination center for electrolytes. Kidney बहुत बड़ा काम कर रही है आपकी बॉडी में. ये अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है. इंटीरियर स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा हुआ किडनी का. मैं बेसिकली आप लोगों को इधर लाना चाह रहा हूं एक नेफ्रॉन पर, और इधर थोड़ी हम तफसील से बात करना चाह रहे हैं. नेफ्रॉन आ रहा है अभी, विजिबल है सबको नेफ्रॉन? तो शफक बेटा किसी भी टाइम पर ना बीच में अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना आप. चलो अब हमने ये एक किडनी को और तोड़ते हुए एक नेफ्रॉन की तरफ आ गए. नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती है, हमें पता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी एंड कॉर्टिकल. व्हाट इज जक्स्ट्रा मेडुलरी एंड व्हाट इज कॉर्टिकल? इन दोनों में किस पार्ट का डिफरेंस होगा और हमें यहां ड्रग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? सर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका लूप ऑफ हेनले सिर्फ कॉर्टेक्स में होता है, लेकिन जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है उसका लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में भी होगा और उसके साथ साथ मेडुला में भी होगा. आप यहां डिफरेंस देख पा रहे हैं इन दोनों का? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस लूप ऑफ हेनले? लूप ऑफ हेनले क्या करता है? जी आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस. नो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं करता. व्हाट इज दिस लूप ऑफ हेनले एक्चुअली डूइंग? Reabsorption of what? Reabsorption of salts and reabsorption of water. This descending limb of loop of Henle is permeable to water and this ascending limb of loop of Henle is permeable to salts. तो आपकी ड्रग का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, आपकी ड्रग का जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, वो डिपेंड करेगा आपके पास इस एरिया पर. लूप डायूरेटिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? Have you gone through loop diuretics, thiazides? कभी सोचा हमने कि लूप डायूरेटिक्स हमें एंटी हाइपरटेंसिव कैसे फायदा पहुंचा रही है? कभी रिलेट किया इन दोनों दवाओं को हमने? कहां लूप डायूरेटिक से कहां आप उनसे एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी ले रहे हैं? ये कैसे हो जाता है? इसको कोई कनेक्ट कर सकता है? जो सारे वो सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं जो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जान होती है, ये सवाल उससे लाजमी सवाल किए जाते हैं. ये एक्सीलेंट, वेरी गुड आंसर सिमरन. रिलेट कर रहे हैं हम इसको सोडियम पोटेशियम पंप से, आपकी हार्ट की मूवमेंट से. दिस हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम. तो यहां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. फाइन.
तो अब आते हैं जी, एक हमारे पास है एफरेंट आर्टीरियोल, एक हमारे पास है इफरेंट आर्टीरियोल। एक ब्लड लेकर आता है, एक ब्लड वापस लेकर जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल एक कप है, उसमें ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। जल्दी से 2-3 मिनट में पूरा प्रोसेस आपके सामने रखता हूं कि जैसे ही ब्लड आता है, इस ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले इसके साथ वही काम होने वाला है जो चाय के साथ होता है। चाय में पत्ती होती है, आप छन्नी से गुजारते हैं तो क्या होता है, पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे गिर जाती है। यही काम बाउमेंस कैप्सूल में होने वाला है। इसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्या क्या चीजें बाहर रह जाएंगी सर? ग्लूकोज, बड़े मॉलिक्यूल बाहर रह जाएंगे, ब्लड प्रोटीन बाहर रह जाएगा, ब्लड में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है सब बाहर रह जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल आगे चले जाएंगे। ये आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आपने मूव किया रीएब्जॉर्प्शन पर। रीएब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग असेंडिंग और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका रोल प्ले कर रहे होंगे। देन आपके पास आएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग एलिमिनेशन। व्हाट इज मीन बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन? ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होगी? वो ड्रग्स जो एंटर नहीं हो पाती ब्लड स्ट्रीम से, यहां पर अगर उनको हमने एलिमिनेट करना होता है तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम उसे एलिमिनेट कर रहे होते हैं। इस बात को आप यूं समझिए कि आप 4th फ्लोर पर रहते हैं, आपने घर में कोई चीज मंगाने का फैसला किया है, सब लोगों ने पैसे जमा किए और भाई को राजी किया है कि वो ये चीज लेकर आएगा, सब तय हो गया, पैसे आपने दे दिए, वो नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। अब अचानक आपको याद आता है कि एक आइसक्रीम और मंगानी थी, तो अब आप उसको वापस ऊपर नहीं बुलाएंगे, आप खुद नीचे नहीं जाएंगे। आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आप उसको फोन करेंगे कि गैलरी से मैं पैसे फेंक रही हूं या फेंक रहा हूं, जाके चीज ले आए, ऐसे ही होगा। यूं समझ लें किडनी भी यही काम कर रही है। ऑफिशियली क्या होना था, इधर से आना है, इधर एलिमिनेट होना है, इधर से आगे बढ़ना है। ये सब कुछ गुजर गया तो किडनी कहती है कि हम डायरेक्ट इसमें एंटर कर देते हैं ताकि वो यहां से एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाए। देन हम एक और स्टेप पढ़ते हैं, ये वाजा रेक्टा आप देख रहे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वाजा रेक्टा? जी बेटे, सॉरी डिस्ट्रैक्शन थी बीच में। तो वाजा रेक्टा क्या काम कर रहा था सर? वाजा रेक्टा आपके उस दोस्त का काम कर रहा था जिससे आप जलते हैं। आप पढ़ने बैठे, आपने अभी एक सवाल पढ़ा है, उस दोस्त का मैसेज आया, मैं 4 सवाल पढ़ चुका हूं। आप अब कोशिश करते हैं मैं 5 सवाल पढ़ के उसको दोबारा मैसेज करूं, मैंने 5 कर लिए हैं। वो कहता है मैंने 7 कर लिए हैं, आप उसको बताते हैं आपने 8 कर लिए हैं। वाजा रेक्टा यही काम करने वाला है। यहां से जो मूवमेंट होने वाली है ये बड़ी स्लो होती है, इसमें मूवमेंट फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी फास्ट मूवमेंट को देखकर एक काउंटर सिस्टम डेवलप होता है। काउंटर का मतलब होता है किसी को उसका जवाब देना। तो जब यहां से फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बदले में यहां से फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम नाम देते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज का। ड्रग एलिमिनेशन में इसका भी बहुत रोल होगा। यानी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर हमसे ये एमसीक्यू में पूछा जाए, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द किडनी, द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एलिमिनेशन, तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आएगा। ये वाली बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बिकॉज हम बैक फिर थ्योरी पर आते हैं और थ्योरी पढ़ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। एम आई क्लियर टिल नाउ? फाइन। चलिए जी, लेट्स हैव सम थ्योरी फॉर द किडनी। So we're saying the liver and kidney are the two major eliminating organs in the body. Through drug elimination can also occur almost anywhere in the body. ये बिल्कुल वैसी बात है कि हम अभी बेटे हम प्रोटीन बाउंड ड्रग्स पढ़ेंगे। प्रोटीन बाउंड ड्रग्स एक अलग चैप्टर है पूरा हमारे पास। अभी सिर्फ ड्रग एलिमिनेट करने की हम बात कर रहे हैं। तो दो मेन ऑर्गन्स हैं आपके पास, द लिवर एंड द किडनी। द किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन for the removal of metabolic waste product and plays a major role in maintaining the normal fluid volume and electrolyte composition. To maintain the salt and water, the kidney excrete excess of electrolyte, water, waste products while serving solutes necessary for proper body function. In addition, the kidney has two endocrine functions: secretion of renin, which regulates the blood pressure. ये mechanism हमें आता है how renin is maintaining the blood pressure, how renin is connected with angiotensin converting enzymes.
वेरी गुड। नहीं आता प्लीज पढ़ें इस चीज को, पढ़ने में कोई कबात नहीं है, पीछे जाकर पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन व्हिच स्टिमुलेट द रेड सेल प्रोडक्शन। आरबीसी की प्रोडक्शन पढ़ी हुई है आप लोगों ने, इट वाज इन फर्स्ट सेमेस्टर फिजियोलॉजी। किस तरह आपके पास आरबीसी फॉर्म होते हैं, नहीं पढ़ा हुआ गो बैक एंड रिपीट, पीछे जाके पढ़ें उस चीज को, कोई भी मसला होता है आई एम अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड। एरिथ्रोपोइटिन किस तरह से आरबीसीज को जनरेट कर रहा होता है और उसके लिए हमारे पास हमारी किडनी कितना रोल प्ले करती है। देखिए किडनी के कितने इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए किडनी मिलती भी महंगी है। अगर ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है तो वो एक आईफोन की प्राइस पे किडनी मिलती है। The longer loop of Henle allow for a greater ability of nephron to reabsorb water, thereby producing more concentrated urine. ये क्या बात लिखी हुई है, अगर जितना बड़ा आपके पास लूप ऑफ हेनले है उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतना यूरिन में वाटर कम आएगा, वाटर कम होगा सॉल्ट ज्यादा होगा तो यूरिन कैसा होगा, कंसेंट्रेटेड येलोइश कलर होगा। जितना लूप ऑफ हेनले छोटा होगा उतना कम वाटर एब्जॉर्ब होगा, उतना यूरिन में वाटर ज्यादा होगा। बाय द वे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन? यूरिन डीआर रिपोर्ट अगर पहली दफा को पढ़ता है तो उसको झटका लगता है। वाटर की परसेंटेज कितनी है यूरिन में? ये झटका बिल्कुल वैसे ही होता है कि कोई नालायक बच्चा बहुत बड़ा स्कोर जब कर लेता है पेपर में। इट्स 94%, नो 94% तक वाटर हो सकता है यूरिन में। तो आप चौंक गए कि हम तो पानी बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वाटर का होना जरूरी है टू डिसॉल्व द अमाउंट ऑफ यूरिया, जो यूरिया आपकी बॉडी में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और ये जो वाटर है ये परसेंटेज आपकी बॉडी का परसेंटेज नहीं है प्लीज, ये परसेंटेज आपकी यूरिन का परसेंटेज है, उसमें इतना परसेंट वाटर है। यानी इफ इट इज 100 ml ऑफ यूरिन पर डे तो उसमें 94 ml आपके पास क्या बनता है, 94 ml आपके पास उसमें वाटर मौजूद है। ये वाली बात हमें क्लियर है? वी हैव लास्ट 7 to 8 मिनट्स। मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा ब्लड सप्लाई भी आप लोगों को पढ़ा दूं, तो 2-3 पेज हम एक क्लास में अगर डिस्कस करते हैं तो दैट्स समथिंग ऑफ एक्स्ट्रा। The kidney represent about 0.5% of the total body weight and receive approximately 20 to 25% of the cardiac output. हार्ट से जो आउटपुट जा रहा है वो इधर से होकर गुजर रहा है, बिकॉज हमें प्यूरिफाई करना ब्लड को बहुत जरूरी है। The kidney is supplied by blood via the renal artery which subdivides into the interlobular आर्टरी का काम ब्लड सप्लाई करना है, तो सर ये ब्लड सप्लाई करने में रोल प्ले कर रही होंगी। Each afferent arteriole carries blood towards a single nephron. जो ला रहा है वो एफरेंट है, जो लेकर जा रहा है वो इफ्रंट। अक्सर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं एफरेंट और इफ्रंट, तो मैं इसको याद करवा देता हूं कि इफ्रंट में ई है और ई से एग्जिट है। एग्जिट का मतलब है बाहर निकलना, तो इफ्रंट वाला वापस लेकर जा रहा है और एफरेंट वाला लेकर आ रहा है नेफ्रॉन में। कहां पर लेकर आ रहा है सर नेफ्रॉन में? वो बाउमेंस कैप्सूल के पास लेकर आ रहा है। बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली नेम्ड एज माल्पीजियन रीजन या माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये अब ये बेसिक फिल्ट्रेशन लिखी हुई है जिस फिल्ट्रेशन को हमने डिस्कस किया, तो आई डोंट थिंक हमें बेसिक यहाँ पर अब इसको डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हेमाटोक्रिट लेवल होगा, और अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस आने वाली हैं। तो आई रिक्वेस्ट के नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग बैठे तो आप लोग कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठो, सादा कैलकुलेटर भले, या फोन में अगर यूज करते हैं तो फोन में यूज कर लें, बिकॉज हम कुछ कैलकुलेशंस और केसेस करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है? ये बुक अगर प्रीवियसली किसी बच्ची के पास मौजूद है या बच्चे के पास मौजूद है तो ग्रुप में शेयर कर दें, वरना मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, अभी तो कंटिन्यूस क्लासेस हैं, मैं शाम तक फ्री होकर फिर शेयर कर दूंगा। अगर पहले को कर देता है तो दैट्स फाइन। सो ठीक, इफ देयर इज नो क्वेश्चन हम क्लास ऑफ कर देते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था, थोड़ी देर में आपके यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और अगर कोई चीज आपने मिस कर दी, वैसे अटेंडेंस तो मैं यहाँ पर फुल देख रहा हूँ, तमाम बच्चे मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई मिस कर रहा है तो वहां पर वो देख लेगा। तो इसे इंशाल्लाह बेटे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।